वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। दिशा, सुशांत, नीलेश ओझा, आप, हम सब करोड़ों करोड़ लोग जो इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, इस केस के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कोई अपने परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लगता है, आगे बढ़ता है। हम आप भी उसी तरीके से लगे हुए हैं। कोई किसी को पैसा नहीं दे रहा है। न नीलेश ओझा को सतीश सालियान जी पैसे दे रहे हैं, न वो मुझे दे सकते हैं, या ऐसे जो जो सैकड़ों की संख्या में लॉ फील्ड के लोग भी लगे हुए हैं। वो स्वतः कार्य कर रहे हैं, जान जोखिम में लग के कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है, नीलेश जी को भी पता है, मुझे भी पता, हम सबको पता है कि सामने वाले जो हैं वे हत्यारे हैं। सामने वाले जो जिनके बारे में कहा जाता है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, और ये जो और उनसे जुड़े हुए जितने के इनके दाऊद इब्राहिम से लेकर के तो दुबई में बैठे हुए बहुत सारे लोग, पाकिस्तान के बहुत सारे बैठे हुए लोग, यहीं पर बहुत सारे लोग इसी देश में हत्यारे, जो जिनके लिए मिनटों का, जो थोड़े से में सामने को वाले को गोलियों से भूनने में देरी नहीं करते। तो हम तो चींटी मच्छर है उनके लिए। लेकिन उस जीवन का मतलब ही क्या जहां आप सच न बोल सके। मैं इस केस पर आज बात आपसे कर रहा हूं जो कल हुआ। इस केस पर हम बात कर रहे हैं जो 20 नवंबर को हुआ। हम इस केस पर बात कर रहे हैं जो दिशा सालियान का, सतीश सालियान जी के पिता के द्वारा दिशा, अपनी बेटी दिशा के लिए जो पिटिशन दायर की सीधे माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में, जिसको कोर्ट ने स्वीकार किया। और पिटिशन इसी बात की थी और है कि मेरी बेटी की ने आत्महत्या नहीं की, मेरी बेटी को एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई, बल्कि मेरी बेटी का बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ है, बहुत बहुत क्रूर तरीके से उसको मारा गया है और फिर उसको फेंका गया है। और उसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। और पुलिस ने जो जांच की वो गलत, और ये सब कुछ मिथ्या तरीके से चलता रहा है। मुझे भी उस समय डराया धमकाया गया और मुझे ये कहने के लिए विवश किया गया। कई ऐसे शक्ति संपन्न लोग मेरे परिवार में, मेरे घर पर आए और मुझे कहा कि मैं ये मान लूं कि मेरी बेटी ने आत्महत्या की है या कि वो एक्सीडेंटल मौत थी, अन्यथा मेरी बेटी की बदनामी होगी और प्रकारांतर से मेरी बदनामी होगी। मेरे साथ में ये भी और जोड़ दिया कि मैं बेटी को पैसे के लिए परेशान करता था या मेरी बेटी मेरी वजह से परेशान थी। ऐसा बहुत सारा मनगढ़ंत करके और उसको केस को पूरा रफा दफा कराने का कार्य किया गया। उस केस की जांच तो हुई ही नहीं। दरअसल दिशा सालियान के केस की जांच तो हुई ही नहीं है। पुलिस ने ही अपने तरीके से जांच की, पुलिस ने ही अपने तरीके से जांच को खत्म कर ली। किसी कोर्ट में उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट रखी नहीं गई। अर्थात सबसे पहला, पुलिस किसके लिए होती, हम बात कर रहे हैं, पुलिस किसके लिए होती है। उस केस पर हम आज बात करें। वीडियो थोड़ा आगे पीछे थोड़ा कुछ हो जाए तो मुझे आप क्षमा करना। लीगल पॉइंट पर हम बात करें। दरअसल हमारा सिस्टम क्या, कार्यपालिका कार्य करती है, कार्यपालिका अर्थात ये ब्यूरोक्रेट्स वगैरह वगैरह ये कार्य करते हैं, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उस कानून को बनाने में पुलिस का सहयोग लेकर के कोर्ट तक उस केस को भेजती है, फिर न्यायपालिका न्याय देती। ये सिस्टम पूरा। अर्थात ये जो ब्यूरोक्रेसी है जिसमें हम कहते हैं आपके IAS, IPS, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंत्री, संतरी, ये फलाना, ये सारी कार्यपालिका। और ये कार्यपालिका पुलिस का सहयोग लेकर के, पुलिस अब इनके अधीन, लेकिन अंततः पुलिस कोर्ट के अधीन है, पुलिस न्यायपालिका के अधीन है। न्याय प्राप्त करने के लिए व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, पुलिस कानूनन उस पर प्रक्रियाएं, जो धाराएं होती है, कार्य करके और उस केस को पुटअप करता है न्यायपालिका के पास। फिर न्यायपालिका अंतिम रूप से निर्णय देती है उसी पुलिस को कि इसको इतने जेल में डालो या ये फ्री करो या इसको जमानत दो न दो। ये प्रक्रिया है पूरी। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि FIR के लिए सतीश सालियान दर दर भटकते रहे। अब FIR आदित्य के खिलाफ हो, आदित्य ठाकरे की अरेस्टिंग हो, आदित्य ठाकरे का इन्वेस्टिगेशन, नार्को, जितने तरीके से जो सूक्ष्म जांचें होती है वो सब करके और FIR करने के माध्यम से करते हुए और फिर मेरी बेटी को न्याय दिया जाए, ये पिटिशन लेकर के। और मार्च 2025 में दिशा सालियान के पिताजी सतीश सालियान जी वहाँ गए। ये केस चलता रहा। ये होते होते अब ये नवंबर आ गया, 20 नवंबर की तारीख लगी। अब 20 नवंबर पर बात आ गई। 20 नवंबर की तारीख से पहले 2 महीने तक
लंबा खींचा गया था, लगभग 1.5 से 2 माह। दिवाली है, दशहरा है, होली है, राखी है, फलाना है, 17 बहाने उसमें थे। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों ने, जिसपे मुख्य सचिव लेवल का अधिकारी भी वहाँ पर उसके प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर उपस्थित कोई हुआ, और उन्होंने कहा था 2 महीने में हम आपको फिर आगे समय नहीं ले मांगेंगे, और उस समय हमको बस इतना समय दे दीजिए। कोर्ट तैयार हुआ, ठीक 20 नवंबर आपको दिया जाता है, लेकिन उसके बाद किसी भी स्थिति में समय आगे नहीं बढ़ाएंगे। कल की तारीख में फिर वही गाना बजाना शुरू हो गया। इस बार एक लेडी ऑफिसर आ गई, कुछ अन्य अधिकारियों के प्रतिनिधि आए, और शैलेंद्र नागरकर जो वहाँ का उस क्षेत्र के पुलिस थाने का प्रमुख है, वो वापस जवाब, मैंने आपसे कहा था जवाब आ गया, और वो बात भी मेरी सही साबित हुई कि जवाब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उसे प्रस्तुत कर दिया। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जवाब किसी लीगल अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, अर्थात गवर्नमेंट एडवोकेट के द्वारा दिया जाता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, जो शासन का अधिवक्ता होता है, उसके द्वारा। लेकिन पहले जो जवाब दे दिया था वो एक पुलिस अधिकारी ने दे दिया था। पुलिस अधिकारी थाना प्रभारी के, थाना एक टीआई ने दे दिया था। मान के चलिए इतने बड़े केस का, और पुलिस अधिकारी जवाब दे, जबकि पुलिस अधिकारी का इससे कोई लेना देना ही नहीं। पहली बात तो ये अपने आप में हास्यास्पद है कि पुलिस अधिकारी कोई जवाब शासन की तरफ से वहां रखे, लेकिन रखा गया। इसलिए सारे एडवोकेट उसी पर तो हंस रहे हैं कि ऐसा 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 भाई हमारे देश के संविधान में भी ऐसा नहीं लिखा। जो अधिकारी है, जो लीगल ऑफिसर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई आपका विधि क्षेत्र का व्यक्ति या कोई प्रशासनिक व्यक्ति भी ही होगा। ये एसडीएम हो सकते हैं, डिप्टी कलेक्टर हो सकते हैं, अन्य व्यक्ति उस क्षेत्र के, ये सब तो होगा। लेकिन वो पुलिस अधिकारी वहाँ जवाब दे कोर्ट में, पुलिस अधिकारियों को ये काम नहीं, लेकिन उनके द्वारा जवाब रखा गया। और जवाब भी कैसा रख दिया गया था? जवाब रख दिया गया था कि इस केस में कुछ नहीं, ये सब खत्म हो गया, और ये फाइनल रिपोर्ट। और वो फाइनल रिपोर्ट कौन सी थी? वही जो 2020 में जब ये 8 जून को जो कांड हुआ, और उसके बाद में तत्कालीन उद्धव की काली सरकार ने जो रिपोर्ट बना के रखी थी, वही रिपोर्ट जाके प्रस्तुत कर दी, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। तो बड़ा जो ये केस तो अपना आप में किताबों में पढ़ाया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो दिशा सालियान का केस है और प्रकारांतर से सुशांत सिंह राजपूत का केस है, जो इसी से जुड़ा हुआ है, ये पहली सीढ़ी है। और ये पहली सीढ़ी नहीं, आखिरी सीढ़ी है। जैसे ही दिशा सालियान का केस सुलझेगा, सुशांत सिंह का केस तो सुलझ ही गया अपने आप, क्योंकि तब ये सब अंदर जा चुके होंगे। तब आदित्य, अब हम कहें कि फांसी पर टांगेगा, या उसको जूतों से मारा जाएगा, या चौराहे पर उसकी पिटाई होगी, जनता दौड़ा दौड़ा के मारेगी, ये भविष्य के गर्त में क्या होगा, लेकिन कुछ तो होगा। और ये कोर्ट के आदेश पर होगा। कोर्ट ऐसे आदेश तो देगा नहीं कि इसको जूते मारो, इसको पकड़कर टांगा टोरी करके यहाँ से घसीटते हुए ले जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेगी। कोर्ट का तो तरीका आप वहाँ ले जाओ, और उसके बाद में चूंकि हत्या और ये सब सामूहिक बलात्कार, ये सब केसेस हैं, तो फांसी की सजा होती है। और ये बचेगा नहीं, इतना समझ लीजिएगा। आदित्य ठाकरे दिशा सालियान के हत्या के और उसके रेप केस से बचेगा नहीं, इतना आप लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए, आप 100 बार लिख लीजिए आप। क्योंकि इतने सारे सबूत और इतने सारे अब भी है, और ऐसे एविडेंसेस हैं जो मिट नहीं सकते, उसके लाख मर जाने के बावजूद नहीं मिटेंगे। वो वहां था 8 जून को, अब वो कहते कि मैं तो नानी के वहां गया था, नाना के यहाँ गया था, काका के यहाँ गया था, फलाना के यहाँ तो लेकिन भाई तेरा लोकेशन तो यहाँ बता रहा। और जो लोग अन्य जो अभी पर्दे के पीछे है, जिन्होंने उसको वहां देखा था उस दिन, वो तो सब है ना, जो चश्मदीद आंखों से जिन्होंने देखा वो तो है ना। कितनों को, किनको? अरे कई लोग सिर पर कफन बांध के निकल पड़ते हैं, तुम्हारे बाप से नहीं डरते। वो आदर करते थे किनके? बाला साहब ठाकरे की, उन्हीं की नामुराद और ऐसी संतान है जिस पर शर्म आती होगी बाला साहब ठाकरे को भी, ये उद्धव और उद्धव की इस नालायक संतान के ऊपर, आदित्य पर, जिसने मर्डर और रेप किया उस बच्ची का। और उसका नहीं, कईयों का किया, कहा जाता है कईयों का किया। इसीलिए इसको कहते हैं हत्यारा, मर्डरर। इसकी शक्ल देखने से लोगों को घृणा होती है। और ये साधुओं के हत्यारे हैं, और सब शापित हो गया, ये पूरा परिवार शापित हो गया। इनको तो छूना तक नहीं चाहिए, इनको तो चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए, इतने पापी लोग हैं। तो अभी
जो केस हुआ है 20 नवंबर को जिस पर सुनवाई हुई, मैंने आपसे फिर वही बात कह रहा हूँ, मैंने कहा था कि सुनवाई होगी, सुनवाई होगी। एक दिन पहले तक कोई नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि कुछ प्रमुख लोग भी नहीं बोल रहे थे। नीलेश जी तक चुप थे, 9 बजे तक साइट पे नहीं आया था। लेकिन मैंने उससे पहले ही कह दिया था कि केस की सुनवाई होगी और ये आएगा सुनवाई पर। और मैंने ये भी कहा था कि इसके जवाब प्रस्तुत हो गए। मेरे भी अपने सोर्सेज हैं जो निरंतर वहाँ लगे हुए। तो ये हुआ, जवाब इस बार प्रशासनिक स्तर पर रखा गया। जो भी जवाब था, ओरली भी कुछ बातें हुई, ओरली भी बातें उस पर चली है। तो इसमें जो शैलेंद्र नागरकर के ऊपर तो काफ़ी, क्योंकि क्या होता है कि पुलिस अधिकारी अगर जानबूझ करके और कोई किसी फैक्ट को छिपाता है और ये प्रमाणित हो जाता है, या अपराधी को बचाने के लिए उसने कुछ किया, ये प्रमाणित हो जाता है, तो उसको 7 साल की सज़ा होती है। कोई बचा नहीं सकता। नौकरी तो जाना ही है, कोई नहीं बचा सकता। और ये शैलेंद्र नागरकर के संदर्भ में लगभग हो गया है कि उसने ये सब काम किया है। वो जितना लाइट मूड में समझ रहे थे ना पहले, बड़ी आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं पता चलेगा। अरे हम तो बिल्कुल, अरे सैया भय कोतवाल डर काहे का, उद्धव ठाकरे हमारे साथ में, जूते मारेंगे लोग उसको। ये है किस दुनिया में? इसलिए अब उद्धव ठाकरे, खैर नहीं भाई, हमने वो उसका एक हीरोइन का नहीं, उसका एक मल्टी में उसका फ्लैट था, उसका जाके किचन तोड़ दिया, बोले नक्शे के हिसाब से नहीं बना। अरे नालायको, वो तुम्हारे बाप दादा का बना हुआ मातोश्री में रहते हो, एक झोंपड़ी बना के देखो, तब समझ में आएगा घर बनाना क्या होता है। लेकिन तुमने वो तो सांसद बन गई तुम्हारे इसी 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 जुल्म के कारण से। क्योंकि व्यक्ति कोई जुल्म करता है ना, तो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वही मोदी और बहुत सारे लोग आए, आखिर बचाया। और जनता की सहानुभूति उस लड़की के साथ में हुई। आज वो शान से एसपी जी के घेरे में चलती कई बार, और तुम कहाँ घूम रहे हो? मातोश्री से बाहर निकलो, लोग जूते मारेंगे तुमको। इसलिए अभी के केस में ये रिसेंटली जो बात है कि अब ये 1 सप्ताह का, ये 2 महीने मांग रहे थे, लेकिन 1 सप्ताह का समय इनको दिया है कि आप पूरी तरीके से जवाब प्रस्तुत करेंगे। और जो एविडेंसेस आपके पास में है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास में, सब आप जमा करेंगे। उनको कुछ आपको छिपाना नहीं है। आप जज नहीं हो, जज तो हम हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा माननीय उच्च न्यायालय मुंबई का कहना रहा। और केस एकदम तेज गति से आया है। अब इसको घबराहट में निराशावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाना। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ, निराशावादी नहीं होना है। हम कहीं नहीं थे, हवा में थे, केवल भीतर का आक्रोश था। कुछ लोग लड़ रहे हैं ना, आप हम सरी के लोग लड़ रहे हैं ना, तो इसी से खुश होइए कि कम से कम लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लड़ाई जारी है। लड़ाई में बहुत सारे मोड़ आते हैं। प्रभु भगवान कृष्ण चाहते तो एक क्षण में ही सभी कौरवों का नाश कर देते और हस्तिनापुर विजय हो जाती। ये 18 दिन तक क्यों चला युद्ध? चलने दीजिए। जितना ये जनता की निगाह में मन से और सबके निगाह से खलनायक बन चुके हैं। ये पूरा ठाकरे परिवार खलनायक बन गया है। अरे एक समय क्या आदर था, बाला साहब के टाइम पर क्या आदर था, और अब कहाँ पहुंच गए? जूतों से भी नीचे पहुंच गए। उनके नीचे भी कई जगह होती है ना, जूतों के नीचे, वहां पहुंच गए इन्होंने। और बहुत दुख होता है बाला साहब के लिए कि कैसी संतान ने जन्म लिया, कि पूरा कलंकित कर दिया इस परिवार को। तो लेकिन अभी 1 सप्ताह का समय है। 1 सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण, मैं बोल रहा हूं आपको, ये सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण। और अब आगे नहीं जाना, ये इन एब्सेंशिया तक इस दफे मामला आगे बढ़ेगा। इन एब्सेंशिया वो होता है जब आपको 3 दफे अवसर दे दिया जाता है बढ़ाने का, उसके बाद जब आप कहते हैं तो इन एब्सेंशिया व्यक्ति नहीं भी होता है, फिर भी वो एक तरफा निर्णय जाता है। और एक तरफा निर्णय क्या जाएगा ये भी आपको पता है। अगले वीडियो में उस पर मैं करूंगा कि अब जज के पास में, न्यायाधीश जी के पास में, न्यायमूर्ति के पास में कहां कहां तक, कौन कौन से विजन पर ये केस आगे बढ़ेगा, और हमारा पक्ष कितना मजबूत है, और हम कहां तक पहुंचने जा रहे हैं।
इस पर हम बात करेंगे। आपने इस वीडियो को आखिर तक सुना ही होगा, नहीं सुना हो तो फिर से उसको सेव करके रखिए, पूरा सुनिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर अब तक नहीं किया हो तो, और वीडियो शेयर भी करें। और राष्ट्रवादियों की, सनातनियों की जान जोखिम में डाल करके बोलने वाले लोगों की ये चैनल है, मेरा साथ दीजिएगा। भारत माता की जय।